हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो 20 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम लोग दूसरे पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज के लिए मैंने लिए हैं, जो आज में 20 प्रश्न। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया था। तो आप सभी को पता होगा। आइए मैं आप सभी को बताता हूँ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। देखिए, पहले पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी जो चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। तो आप जानते हैं चंदावर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अगर आपको याद होगा ये चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और अगर मैं पूछूं आप सभी से भैया कि ये चंदावर का युद्ध है, अगर तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को याद होगा तराइन का जो युद्ध है वो नहीं, सॉरी 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था। और तीसरा वाला जो होता है उसे हम तीसरा नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भैया? उसे हम लोग कहते हैं चंदावर का युद्ध, जो कब हुआ था? कब हुआ था भैया? 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? जयचंद्र को क्या किया? पराजित कर दिया। और आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा जो जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। और जो तीसरा मतलब जिसे आप कहते हैं चंदावर का युद्ध, कौन सा युद्ध कहते हैं? चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको निपटा दिया? जयचंद को निपटा दिया। इसमें बहुत बड़ी कहानी है, जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो चर्चा करेंगे उस पर। फिलहाल आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज दैट जयचंद्र होगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भैया देखिएगा, आप सबको एक क्वेश्चन पता ही होगा। कौन सा क्वेश्चन? इसको पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने पीओके के आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक कब किया था? तो जो सर्जिकल स्ट्राइक है, आप सभी को याद होगा, जब पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे यहाँ कुछ भाइयों को, आप जानते हैं जो हमारे सीआरपीएफ के भाई थे, उनकी कुछ बसों को क्या कर दिया गया था? इन लोगों ने उड़ा दिया था। तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक किया था। क्या किया था? सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ये सर्जिकल स्ट्राइक कब किया गया था वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा 29 सितंबर। कब भैया? 29 सितंबर। कब किया था आप बताएं मुझे? 29 सितंबर 2016 को। कब भैया? 29 सितंबर। अच्छा दिखाई नहीं, मैं इधर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने क्या किया था? सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आप सभी को याद होगा बहुत अच्छी तरह से। इसमें हम लोग क्या की थी? सीमा उस पार चले गए थे और पाकिस्तान के कुछ स्थानों पे हमने क्या किया था? गोला बारूद, मतलब भाई जो भी हमारे यहाँ जो भाई हमारे सीआरपीएफ के जो जवान मारे गए थे उनके विरोध में हम लोगों ने जो भी करना, मतलब हमको जो भी करना था हमने किया। और लोगों को बताया कि भारत भी किसी से कम नहीं है, हमारे पास भी वो पावर है, हम किसी दूसरे देश में घुस के हुए बदला ले सकते हैं। तो आइए चलिए आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। प्यारे भाई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका आंसर आप सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे गए थे लेकिन आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पहली घटनाएं हुई थी लेकिन आज वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं, इसलिए मैं इन सभी को डाल दी हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कब किया था पीओके में जाकर? 29 सितंबर 2016 को किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। कौन है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन इधर है, उसको आप देख लेते हैं। ओसिया मंदिर, इसको देख लीजिएगा, ओसिया मंदिर। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ भाषा, यहाँ है नहीं, आप याद रखिएगा यार, द्रविड़ शैली में लिखा गया था या द्रविड़ भाषा शैली में बना हुआ था। मतलब किसका जो शिखर समझते हैं ना, जो कोई मंदिर होता है उसके ऊपर का गुंबद जो है वो किस में बना हुआ था भैया?
द्रविड़ शैली में बना हुआ था। आप जल्दी से मुझे बताइएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को, आप लोग क्या करा करिए, वीडियो को रोक करके पहले आप लोग अपना आंसर दिया करिए, एक पेन और काफ़ी लेकर बैठा करिए, उसमें जो क्वेश्चन आपके सही हो, जो गलत हो, पहले आप उसको नोट किया करिए, उसके बाद फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। ऐसा कौन सा, ऐसा मतलब जो दिया गया इसमें से किसका जो शिखर है द्रविड़ भाषा शैली में बना हुआ है या द्रविड़ शैली में बना हुआ है, आप बताइए जल्दी से। अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको क्या करेंगे, विधिवत से लिखते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्वालियर, कहाँ भैया, ग्वालियर में जो स्थित है तेली मंदिर, क्या किया, इसका जो शिखर है ना वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये कहाँ स्थित है उसको आप याद रखिएगा, ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। आप जानते हैं भैया अखिलेश जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही इलाहाबाद में, किस जगह भैया, इलाहाबाद में कबनी तारीख को, कितनी तारीख को भैया, 23 अप्रैल, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग रफ कॉपी लेके बैठा करिए ताकि उसको आप अपने हिसाब से लिखते जाया करें। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा भी आपको क्या बताया कि इलाहाबाद में, किस जगह, इलाहाबाद में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे, क्या नाम था उनका, समाजवादी पार्टी के जो भैया अखिलेश थे, कौन थे, अखिलेश, आप सभी को याद होगा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 23 अप्रैल 2016 को, कितनी तारीख को, इसको आप जरूर डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल, कब भैया, 23 अप्रैल 2016 को इलाहाबाद में, कौन भैया, कब, कहाँ, इलाहाबाद में, कब, 2016 में, कितनी तारीख को, 23 अप्रैल को प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय क्या किया था, खोला था। और ये कहाँ खोला गया, इलाहाबाद में खोला गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्या करेंगे, बढ़िया से इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 5वां है, 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत प्राचीन क्वेश्चन है, मतलब बहुत पहले से ही आप सब जानते होंगे इसको। कह रहा है फारसी में अनुवाद किसने किया, तो राम, जो हमारा महाभारत है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया। किसने किया, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने इसका क्या किया, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा और अच्छी तरह से पता होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं जय संहिता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जय संहिता कहते हैं। इस बात को भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम जय संहिता है महाभारत का। चलिए आगे भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यसभा में सल्तनत की राजधानी थी। इसका मतलब आप समझ पाए, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इल्तुतमिश जब शासन कर रहे थे तो उनकी जो राज्यसभा थी उसकी राजधानी क्या थी, उनकी सल्तनत की क्या राजधानी कौन सी थी। ये आपसे एग्जाम में मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एग्जाम में भी बहुत बार आता है, इससे मतलब कौन राजा थे, उनकी राजधानी क्या थी। तो यहाँ भी बता दीजिए इल्तुतमिश, आप सब जानते होंगे इल्तुतमिश को। इनकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। अब आप मुझे बता दीजिए, ये जो इल्तुतमिश साहब हैं, इनके आप सब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली होगा। क्या होगा, दिल्ली। मतलब दिल्ली जो है इल्तुतमिश के राजसभा सल्तनत जो था उसकी क्या थी, राजधानी बनाई गई थी। किसकी समय में भैया, इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। क्या थी, दिल्ली थी। चलिए अगर आप सभी को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप सभी को क्या करते जाइएगा, क्या करते जाएंगे, वहाँ आप पूरा बढ़िया से अपना रोक के वीडियो पहले अपना आंसर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप मुझे बताइएगा, ठीक है भैया। चलिए अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दूँ, इसी में पूछ देता हूँ आप सभी को। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु के समय वहाँ का गवर्नर कौन था इस समय, यहाँ का, कहाँ का, यहीं का गवर्नर कौन था, इल्तुतमिश आप जानते होंगे। पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी मृत्यु के बाद बदायूं जो है वहाँ का गवर्नर बनता है। कौन बनता है, बदायूं। अभी जो मैंने बताया आपको, बदायूं नहीं थे,
उसमें बदायूं थे। बदायूं जी क्या गवर्नर बनते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश अपने शासक बनने के उपरांत सल्तनत की राजधानी को क्या कर देता भैया, पहले कहाँ थी, लाहौर थी। पहले कहाँ थी राजधानी, लाहौर। इसको भी आप याद रखिएगा। कहाँ से ट्रांसफ़र किया, लाहौर से लाया था दिल्ली। और ये किसके समय में थी, तो मैंने भी आपको बताया एक व्यक्ति का नाम लिखा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो आप कहेंगे दिल्ली। और अगर ये कहाँ से लेकर आया, तो लाहौर से लेकर आया। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, उस समय लाहौर किसकी राजधानी, तो मैंने आपको यही बताया भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, ऐबक साहब, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आप इनका नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐबक साहब की राजधानी लाहौर थी और लाहौर से इसको दिल्ली कौन लेकर आया, इल्तुतमिश साहब लेकर आए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा विधिवत लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि आप सब उसके नीचे हैं। कह रहा है सन 1857 के विद्रोह के दौरान, सन 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था। तो किसको दिया था, आइए ऑप्शन अब देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है भैया, ऑप्शन है अजीमुल्लाह को दिया था। किसको दिया था, अजीमुल्लाह को दिया था, बिरजिस कादिर को दिया था, बख्त खान को दिया था, हसन खान को दिया था। आप सब समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए भैया, बख्त खान। क्या होना चाहिए, बख्त खान जी। क्या होना चाहिए इसका आंसर, राइट आंसर बख्त खान जी को दिया था। किसको दिया था इन्होंने, बख्त खान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इन्होंने किसको, शाह ए आलम की उपाधि किसको दिया था, शाह ए आलम बहादुर की उपाधि बख्त खान को दिया था। किसने दिया था, बोलिए भैया, किसने दिया था, बहादुर शाह ने दिया था। चलिए आगे, चलिए अगर पूछा जाए बख्त खां का जो जन्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी स्पेशल में भैया जो आप यूपी पुलिस वाले हैं, जो यूपी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिएगा। बख्त खां का जो जन्म हुआ था आपके यूपी के बिजनौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी का जो एक जिला है ना, आप लोग नाम सुने होंगे, बिजनौर। क्या नाम है, बिजनौर। बिजनौर, क्या नाम है, बिजनौर। तो बिजनौर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की बिजनौर में। आप इस बात को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यूपी की बिजनौर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, आप इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में फसलों की बुआई, भारत में जो फसलों की बुआई है, बुआई के शुद्ध क्षेत्रफल है, मतलब कह रहा है कि भारत में कितने क्षेत्रफल पर बुआई होती है। क्या होती है, बुआई होती है, उसका शुद्ध क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आप जल्दी से बताइएगा भारत के कितने क्षेत्रफलों पर शुद्ध बुआई होती है। शुद्ध बुआई का मतलब अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिएगा, जैसे फसल क्या हो, फसल की बुआई होती हो, बगीचा हो, ऐसे, और जो भी जैसे हम लोग फसल जैसे धान गेहूँ इत्यादि चीज़ उगाते हैं और वहाँ बगीचा होता है, जैसे आम उम का हुआ, इत्यादि चीज़ों का बगीचा हुआ, ऐसे क्षेत्र। तो भारत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो शुद्ध क्षेत्र हैं जहाँ बुआई होती है, आप बताइए भैया। तो अगर मैं आपसे बताऊँ, ये वाला जो है जैसे 11-12 के अनुसार हम लोग बात करेंगे, उसके अनुसार अभी भाई जो नए वाली डाटा आएगी तो उसमें देखा जाएगा, ये भी उसके अनुसार है। तो भैया कुल 14 करोड़ हेक्टेयर, कितना आंसर, आपका आंसर सही होगा इसमें, 14 करोड़ हेक्टेयर। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। कितना करोड़ हेक्टेयर भैया, 14 करोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में फसलों की बुआई की जो शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना है, 14 करोड़ हेक्टेयर पर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध बुआई करते हैं। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, नोट करते हुए चलिएगा और सभी क्वेश्चन को रोक के पहले अपना आंसर दीजिए और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विनिमय साध्य विलेख, क्या कह रहा है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, मतलब कह रहा है कब ये प्रभावकारी हुआ। तो आप सभी को पता है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा, लेकिन हार्ड और कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कह रहा है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब पारित हुआ, बता दीजिए मुझे, बताइए भैया ये कब पारित हुआ, जानते हैं ना, 1981 में। कब हुआ, 1981 में अधिनियम आया था। अगर आपसे पूछे अधिनियम कब आया इसका, तो आप कहेंगे, अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम सुन लीजिएगा। अगर पूछे अधिनियम कब आया भैया, अधिनियम, तो आप कहेंगे सर 1881 में इसका क्या आ गया, अधिनियम आ गया। अगर पूछे ये पारित कब हुआ, मतलब कि लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1882 में ये क्या हुआ, लागू हुआ या प्रभावी हुआ। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे।
चलिए, अगर पूछे विनिमम साध विधेयक अधिनियम कब आया, तो भैया कब आया ये 82 में आया। लेकिन अधिनियम कब आया, किस अधिनियम के थ्रू आया, तो 81 के थ्रू आया। ठीक है भैया, इसमें दोबारा संशोधन भी हुआ, 2018 में संशोधन हुआ। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। करा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था। कौन सा भैया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप सभी को याद होगा ये जो अधिनियम पारित हुआ था वह 2006 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे भाई, 2006 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, लघु उद्योग अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ, सॉरी 2006 में पारित हुआ। कब हुआ, 2006 में पारित हुआ था। अच्छा, इसका अगर मैं पूछा जाए क्या होता है भैया, तो आप जानते हैं इसमें उद्यमों के विकास के साथ साथ उनकी जो स्पर्धा की भी वृद्धि की सुविधा होती है। स्पर्धा क्या होती है, मतलब कि इसमें जो प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होती है, इसकी प्रतियोगिता कराई जाती है। क्या होती है, प्रतियोगिता कराई जाती है, समझ में आया। उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब जैसे बिजनेस आप जैसे कहते हैं, जैसे बिजनेस होता है, मतलब किसी चीज़ का, जैसे कोई गन्ने की फैक्ट्री है, किसी की किसकी फैक्ट्री है, उसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे आप प्रतियोगिता कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहते हैं कंपटीशन। क्या कहते हैं, कंपटीशन होती है। तो जो उद्योग होते हैं ये सब उद्योगों के बारे में, जैसे सूक्ष्म लघु उद्योग जैसे आता है, इससे हथकरघा उड़ता उद्योग, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, देखिए ये जानते हैं आप, सेबी है। क्या है ये, सेबी है। आप सभी को पता होगा सेबी के बारे में। तो क्वेश्चन बताइए मुझे, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ। कौन सा अधिनियम, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार इस पर क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं सेबी के बारे में। इसके बारे में, सेबी ये क्या है जानते हैं ना, प्रतिभूति एवं वित्त नियामक बोर्ड होता है, हिंदी में इसको कहते हैं। थोड़ा सा अगर इंग्लिश में लिख देंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको मैंने बहुत बार बताया है सेबी के बारे में, आप सभी को सेबी के बारे में याद भी होगा। सेबी से इसकी फुल फॉर्म होता है, इसको ना पता हो लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हिंदी में कहते हैं भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है ये। ठीक है भैया, चलिए हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। क्या होता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इसको लिख लीजिएगा, सारा चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग, मतलब मैं बोलता हूँ आप उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए, सेबी अधिनियम किस वर्ष में आया भैया, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कब पारित हुआ, तो 1962 में हुआ। कब हुआ, 1962 में हुआ। इसका मतलब कि 1992 में हुआ। ठीक है, अगर मैं पूछूँ उसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का, तो मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछे तो आप मुख्यालय कहाँ बताएंगे, सेबी का मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आता है। अरे मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है इसका। और अगर पूछे सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। स्थापना होती है 1962 में। चलिए भैया, आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेगा। ये सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे भाई। आप लोग मेहनत करिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अब की बार आपका एक सीट फिक्स है भैया। अगर आप लोग इस तरह से, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लगभग 6 से 7 घंटे कंटिन्यू घर पे पढ़ रहे हैं, तो इस बार आप जान लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो पढ़ाया जाता है उसको आप विधिवत पढ़िए, घर पे जाके उसको दोहराइए, 2-3 बार उसको पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर अब की बार सिलेक्शन लेना है तो आप जान लीजिएगा कि जो महाभारत का युद्ध चल रहा है उसमें आपको क्या करना होगा, जीतना होगा। बिना जीते सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पॉलिटिक्स इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। कौन सा पुस्तक है, कौन सा क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्या क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। आप मुझे जल्दी से पहले अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। अगर आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है रजनी कोठारी। क्या नाम है इनका, रजनी कोठारी जी पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी,
1969 में ये प्रकाशित हुई। यह पुस्तक भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक तर्कपूर्ण मॉडल पेश करती है। किसको समझने के लिए? भारतीय राजनीति कैसी है उसको समझने के लिए क्या करती है? एक तर्कपूर्ण मॉडल प्रस्तुत करती है। और आप जानते हैं ये भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो रजनी कोठारी जी हैं। ये विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना किया था इन्होंने 1963 में। तो फिलहाल आपको यहीं तक याद रखना है कि ये पुस्तक किसने लिखी, इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो इस पुस्तक को जो लिखा था वो लिखा था रजनी कोठारी जी ने। और अगर कुछ इसका प्रकाशित हुई थी तो 1969 में प्रकाशित हुई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए असम, ये देखिए बहुत एग्जाम में आता है कि चाय जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कहाँ का है? तो आप कहेंगे असम में। कहाँ भैया चाय सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है? असम की चाय बहुत फेमस है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कह रहा है असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? आप सभी को पता ही होगा। जब अगर असम चाय के लिए बहुत ही फेमस है तो पहली बार जो असम है, मतलब ये असम की सर्वप्रथम चाय की जो कंपनी, मतलब जो असम में फैक्ट्री खोली गई थी, चाय की जो फैक्ट्री खोली गई थी वो पहली बार कहाँ खोली गई? आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा? चाय की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई? आइए आप मुझे इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा खटाखट जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर खटाखट करिएगा। बोलिए भैया पहली चाय की फैक्ट्री असम में किस जगह खोली गई थी? किसी को याद है? चलिए मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये खोली गई थी भैया, ये ऑप्शन नंबर 1839। 1839 का मतलब होता है 1839 में खोली गई। और ये जो कंपनी खोली गई थी यह भारत की सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है। क्या है? व्यवसायिक चाय कंपनी है। इसका नाम क्या रखा गया? द असम कंपनी। क्या रखा गया था? द असम कंपनी। द असम कंपनी। द असम कंपनी क्या नाम रखा गया था इसका? द असम कंपनी। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्या रखा गया था? द असम कंपनी। क्या था इसका आंसर? द असम कंपनी रखा गया था। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। चलिए असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो भैया तो आपको मैंने बता दिया 1839 में हुई थी। इस कंपनी का क्या नाम था? द असम कंपनी था। और ये भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय की कंपनी थी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन स्थित है? बहुत बार मैंने आपको बताया राष्ट्रीय उद्यान। आप देख लीजिएगा, बेतरा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद अंसी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आपका जो आंसर होगा, आप मुझे जल्दी से आप कमेंट करके अपना आंसर लिखिए और लास्ट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसका जो आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बता दीजिए भैया। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर कहते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 वाला। कह रहा है निम्न के शासकों में से किसका एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? कौन सा ब्राह्मण? एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। आप इसका मुझे आंसर देंगे तो आप सभी को पता होगा एका ब्राह्मण जो है वो किसका भैया? गौतमी पुत्र सातकर्णी का है कि पुष्यमित्र शुंग का है कि खारवेल का है कि सुदर्शन का है? ठीक है, किसका है बताइए मुझे जल्दी से। ये है भैया गौतमी पुत्र सातकर्णी। एका जो ब्राह्मण है वो किसका है? वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी का है। किसका है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आप जानते हैं कौन शासक हैं ये गौतमी पुत्र सातकर्णी? सातवाहन। कौन है? सातवाहन शासक हैं ये, पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको भी याद रखिएगा। सातवाहन। सातवाहन जो शासक हैं वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। और आप सब जानते होंगे इनके बारे में। इन जो सातवाहन शासक थे उनकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। इनकी राजधानी क्या थी? सातवाहन वंशों की राजधानी प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान थी। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जो भी बातें आपको बताई जा रही है आप याद रखिए। और ये प्रतिष्ठान जो है कहाँ था ये? तो आप जानते हैं यमएच। यमएच मतलब महाराष्ट्र में था। कहाँ था? महाराष्ट्र में था। चलिए अगर इतना क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। और आप सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लास्ट में जितने सही होते कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए भैया
मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड भरे लेकर आया हूँ। आपको लग रहा होगा क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आप सीआरपीएफ का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप सीजीएल का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसको आप देख लीजिएगा। जितने पेपर आ रहे हैं जीएस के, जीएस बहुत हार्ड नहीं है, जीएस बहुत ईजी नहीं है, जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। इसलिए थोड़ा सा मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वैसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जैसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, बढ़िया से इसको पढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन को जीएस है भैया, जीएस का कोई था नहीं है, इसी जीएस को हल्के में नहीं लीजिएगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको विधिवत तरह से पढ़िए। आइए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। लेकिन एक बात आपको याद होना चाहिए, इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि संपूर्ण राज्यों में किसका कम है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो राज्य आपको दिए गए इसी में सबसे 2011 के अनुसार किसका जनघनत्व तो सबसे कम है। अगर मैं आपसे एक बार चर्चा करूँ, क्या करूँ मैं, चर्चा करूँ कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो किसका सबसे कम है। अच्छा, मैं सबका लिख दे रहा हूँ 2011 के अनुसार, तो फिर आप मुझे देख के आंसर दीजिएगा। इसका कितना था भैया, इसका जनघनत्व 829 था। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार का आप सबको पता होगा 1106, कितना था, 1106 था। आइए पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आप सभी को पता होगा इसका था 1028, क्या था, 1028 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में जनघनत्व है ना, तो कितने लोग निवास करते थे। आइए केरल बच गया, केरल का जो होता है वह होता है 860। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो आपका आंसर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आना चाहिए उत्तर प्रदेश। क्या होना चाहिए आंसर, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक जनघनत्व किसका था, तब आपको दिखाई दे रहा है 1006 किसका था, तो बिहार का था। दूसरे नंबर पे कौन आता है, पश्चिम बंगाल आता है। और इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे कम जनघनत्व वाला कौन है, उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर। अगर संपूर्ण क्वेश्चन में आपसे पूछिए पूरे भारत में सबसे कम किसका था, तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का था। मात्र 17 लोग निवास करते थे। कितने लोग, 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर पे निवास करते थे। ठीक है भैया, ये सब वर्ग किलोमीटर की बात हो रहा है, 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। आप सभी पूरा नोट करते हुए चलिएगा, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह में नहीं है। कहाँ नहीं है, 10 लाखी। आइए, ये भी तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, फिलहाल आप पढ़िए। अब आप सभी को अभी हम लोग जब पूरा सीरीज लेकर आएंगे, क्वेश्चन की पूरी सीरीज, अभी तो हम लोग थोड़ा ट्यूशन को मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाला लेकर आ रहे हैं। अभी मैं पूरा डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब हम डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। और आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सारे के सारे एग्जाम आप कहीं से फंसेंगे, समीक्षा अधिकारी में जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब प्रीवियस ईयर लिए हैं भैया। ये सब समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन हैं, आप याद रखिएगा इन सभी को। समीक्षा अधिकारी का हुआ, उत्तर प्रदेश का भी हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, आप देख ही रहे हैं। जनगणना से लिए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा रहे हैं, हम लोग वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। चलिए आइए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह में नहीं है। इसका मतलब कहाँ, इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। तो आप जानते होंगे इसका जो आंसर है उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा है इसका आंसर। राइट आंसर कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा का एक भी नगर, कौन सा, उड़ीसा का एक भी नगर ऐसा नहीं है जिसकी जनसंख्या का क्या हो भैया, जिसकी जनसंख्या लाख वाली हो। किसी भी नगर यहाँ उड़ीसा के जितने हैं किसी में भी नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, फिर आप मुझे ये बताइए भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने नगर हैं। मतलब कि उड़ीसा में ऐसे एक भी नगर नहीं है जिनकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख हो। कितने लाख हो, 10 लाख हो। 51 नगर ऐसे नहीं हैं जिनकी जनसंख्या क्या हो, 10 लाख हो। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे भारत में कितने हैं जिनका मतलब जिनकी जनसंख्या ऐसे कितने नगर है जिनका 10 लाख है, तो अगर भारत की बात करें भैया तो 53 हैं। कितने हैं, 53। अगर भारत में भी पूछा जाए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, कुछ 7-10 लाखी नगर हैं। कितने हैं, 7-10 लाखी नगर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तो इसमें समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझिए। अगर पूछे 10 लाख नगर वाले समूह कौन है 2011 के अनुसार, तो भैया उड़ीसा में 1 नहीं है। अगर पूछे कितने 10 लाख 1 नगर नहीं उड़ीसा में, अगर पूछे भारत में कुल कितने हैं, 53 नगर हैं। कितने नगर हैं, 53 है जो 10 लाखी वाले हैं।
और पूछे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, कुल 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं भैया। कुल 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 18 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, बहुत जल्दी उसको समाप्त कर देंगे। चलिए जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? अब बता दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सब पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है उसमें किसका लेख मिलता है? तो हमने आप सभी को पढ़ा रखा है। जो लोग डिटेल वाली क्लास पढ़े होंगे, जो हमारी ऑफलाइन बैचेज चलती थी, अभी हमने पढ़ाया है इसमें। फिलहाल अभी हम लोग इस पर भी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर भी पूरा डिटेल, पूरा मतलब थियरी क्लास हम लोग लाने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो थियरी की क्लास में मैं आपको फिर से पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि तो किसने भैया? जहांगीर। इसका आंसर राइट क्या होगा? जहांगीर। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ हैं उस पर जो है निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो मिलता है किसका भैया? जहांगीर का मिलता है। किसका मिलता है? जहांगीर का मिलता है। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें, इसको भी याद रखिएगा, जहांगीर का मिलता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? बोल दीजिए, तो बता दीजिए मुझे। जो प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त है ना, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम है? अगर कभी एग्जाम में पूछे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा इनके दरबारी कवि का क्या नाम है? हरिशेर है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लेंगे, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर थे। और इस पर किसका लेख मिलता है? तो आप कहेंगे किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। किसका मिलता है प्यारे भाई? जहांगीर का मिलता है। ठीक है ना, बोले भैया चला जाए। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करूँगा। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है भैया? भारत का नेपोलियन, भारत का क्या नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसको बता दें। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आप लोग मुझे क्या करेंगे? आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या आपको कमेंट करना है? नेपोलियन। क्या करना है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा, आप सभी के कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके लिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया है। आप सभी को क्वेश्चन याद होगा। जो लोग बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो लोग जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा भैया? जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं जिनको जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं हमसे, वो लोग जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा? बाकी लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आप लोग भी कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? जानते हैं निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो आप जानते हैं अभी अभी इसके पहले जो आंसर था वही है भाई साहब, जिनका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा फिर कहाँ है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर, पाकिस्तान। इसमें आप जानते होंगे चर्चा में चल रही है सीमा हैदर। कौन है? सीमा हैदर। तो वही लाहौर पाकिस्तान की। कहाँ की? पाकिस्तान, PAK आप कहते हैं। तो ये पाकिस्तान की हैं, मतलब इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में, पाकिस्तान में है। चलिए भैया, अगर पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कौन पूछे आपसे? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आप जानते हैं दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ये सब मकबरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं मकबरे पर एक वीडियो ला दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। अगर पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अगर फिर आपसे पूछे औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो आप सब जानते हैं औरंगजेब का मकबरा कहाँ है भैया? इनका है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में मकबरा इनका। कहाँ है मकबरा? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। हुमायूं का दिल्ली में है, औरंगजेब का कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ
वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। आप जानते हैं अकबर ने भी एक नीति लगा रखी थी कि भैया वैवाहिक संबंध को क्या करिए, विवाह वाला संबंध बनाइए, विवाह से क्या करिए, देश अपने साम्राज्य का विस्तार करिए। तो पहली बार किस शासक ने क्या किया था, अकबर के साथ क्या किया, बोलो भैया, विवाह संबंध बनाया। तो आप जानते हैं वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला परिवार कौन सा था, वो परिवार था कछवाहा। क्या था, कछवाहा परिवार। ये एक सूर्यवंशी परिवार था, राजपूत थे कछवाहा। राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल शासक अकबर के साथ किया था। कौन से राजा है कछवाहा के, कछवाहा परिवार के कौन राजा, राजा भारमल। आप नाम सुने होंगे इनका, राजा भारमल। क्या नाम है इनका, राजा भारमल जी ने अपनी पुत्री का विवाह, किनका विवाह, अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का क्या नाम था, आप सब सुने होंगे। इनकी पुत्री का नाम है मरियम उज्जमानी। क्या नाम है, मरियम उज्जमानी का विवाह 1562 ईस्वी में किसके साथ किया था इन्होंने, अकबर के साथ किया। किसके साथ किया था, अकबर के साथ किया। यहाँ से आप ऐसे लगा दीजिए, किसके साथ किया इन्होंने, अकबर के साथ किया। राजा भारमल, ये कछवाहन के, और ये लोग क्या है, राजपूत है। क्या है ये लोग, राजपूत हैं। क्या है भैया, राजपूत हैं। तो ये जो राजपूत लोग हैं, राजपूत कछवाना परिवार के राजपूत के राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री मरियम उज्जमानी का विवाह किसके साथ किया, अकबर के साथ किया। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन था भैया वो समाप्त होता है। हम लोग इतने ही क्वेश्चन आज के लिए थे। हम 20 क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़ को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। ऐसे देखिए भैया, अब जो आप लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का समय वो बंद हो गया। मतलब इजी जो क्वेश्चन आप छुपड़ियाँ पढ़ते थे पहले मौलाना ने, अब ऐसी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए जैसे एग्जाम में आ रहे हैं उसी पैटर्न में मैं आपको वीडियो पढ़ देता रहूँगा। आपको जैसा भी क्वेश्चन लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप वहाँ भी कमेंट करिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और आप जैसा कहें, अगर आप कहें तो क्वेश्चन की संख्या को हम लोग बढ़ा देंगे। और अगर आपको जिस चीज़ की वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, हम लोग उस पर भी क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सीरीज़ देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की, बाद में फिर अभी मैं आपको थ्योरी क्लास चलाऊँगा। थ्योरी क्लास में आप जुड़िएगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको क्वेश्चन पूरी सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। यहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए भैया, अगर जैसा वीडियो आपको लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, इत्यादि लोगों के पास इसको शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ, मतलब आगे अधिक से लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने दोस्तों को, परिवार वाले जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, आपके प्यारे भाई बहनों, सबको सूचना दीजिए। तो इसके साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।